चलिए हाय। फाइनेंसिंग डिसीजन लेवरेज का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए पहले तो लेवरेज का मतलब समझते हैं। देखिए, जो लेवरेज जो है वो दो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। लेवरेज का कुछ लोग इसको लेवरेज को ऐसे भी बोलते हैं कि सर हमने 10 रुपये मार्केट से उठाया और 15 रुपये में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये लेवरेज है। हमने कम पैसे पे उठाया, ज़्यादा पे इन्वेस्ट कर दिया। एक कॉन्टेक्स्ट ये भी निकलता है लेवरेज का कि सर लेवरेज मतलब होता है फिक्स कॉस्ट। लेवरेज मतलब होता है फिक्स कॉस्ट। मैंने अपने बिजनेस में कुछ एसेट ऐसी डिप्लॉय कर रखी है जिसमें मेरा कुछ फिक्स खर्चा आ रहा है, उसको भी लेवरेज बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेवरेज के अलग अलग पहलू, अलग अलग मतलब हो सकते हैं। चलिए अब इसके साथ मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6, फाइनेंसिंग डिसीजन लेवरेजेस। एक बार लर्निंग आउटकम मैं आपको समझा दूँ तो बिजनेस रिस्क समझना है, फाइनेंशियल रिस्क समझना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवरेजेस समझने हैं, रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन लेवरेजेस, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब चीज़ें हमें समझना है, पॉजिटिव नेगेटिव लेवरेजेस समझना है हमें, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है ये समझना है, और डबल एज स्वॉर्ड क्या होता है ये समझना है। देखिए सबसे पहले मैं, देखिए ये जो ऑडियो है ये आपके बुक के हिसाब से ही रिवाइज करा रहा हूँ। तो आपकी बुक में सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है? देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस पर शेयर। फिर एक मैंने आपको मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला भी समझाया था। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कैसे आती है? EBIT इंटू 1-3 अपॉन WACC। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी का एक फॉर्मूला होता है EBIT इंटू 1-3 अपॉन WACC। अब वैल्यू ऑफ फर्म अगर हमको मैक्सिमाइज़ करना है तो हमको अपना EBIT बढ़ाना पड़ेगा, एक तरीका ये है। या फिर अगर हमको अपना WACC, अगर मैं WACC को कंट्रोल कर दूँ, मतलब मैं अपना WACC को कम कर दूँ, मिनिमाइज़ कर दूँ, या उसको कंट्रोल करके कैसे ना कैसे करके उसको मिनिमाइज़ कर दूँ, तो भी मेरा वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगा। देखिए फिर से, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT इंटू 1-3 अपॉन WACC। सब मुझे अपनी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ानी है। दो तरीके हैं इसके। पहले तो आपका EBIT बढ़ जाए तब तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। दूसरा क्या तरीका है? आपका WACC कम हो जाए, आपकी WACC कम हो जाए। ठीक है, तो WACC क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। जो सर हमें कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, जो हमें फ़ंड प्रोवाइड करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन टोटलिटी WACC बोलते हैं। अब उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कब होती है, कम कब होती है, हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। अगर उनको रिस्क ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, रिस्क कम लगेगा तो कम डिमांड करेंगे। मतलब कंपनी अगर घूम फिरा के अगर रिस्क को कंट्रोल कर ले तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर भी कम हो जाएगी। कंपनी अगर घूम फिरा के रिस्क को कंट्रोल कर ले तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स भी कम हो जाएगी। तो मतलब इसी चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको ये नहीं समझाया जा रहा है कि सर EBIT बढ़ा लो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी, नहीं। इस चैप्टर में हमें जो फोकस कराया जा रहा है वो इस चीज़ पे कराया जा रहा है कि सर आपको अपनी WACC मिनिमाइज़ रखनी है, कम रखनी, कंट्रोल में रखनी है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम जो कंपनी है, कंपनी को किस पे फोकस करना है? रिस्क पे। अच्छा, अब इस चैप्टर में 3 तरीके के रिस्क डिस्कस्ड हैं। बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड रिस्क। क्या क्या 3 तरीके के रिस्क डिस्कस्ड हैं? बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड रिस्क। अब 1 बाय 1 इसको समझते हैं। बिजनेस रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है और कंबाइंड रिस्क क्या होता है। देखिए, बिजनेस रिस्क का मतलब ये है, सर क्या मैं अपनी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाऊँगा? बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है? सर क्या मैं अपनी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाऊँगा? फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब है? सर क्या मैं अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को कवर कर पाऊँगा? और जब मैं कंबाइन असेसमेंट करता हूँ
सर क्या मैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाऊँगा? सर क्या मैं अपने फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाऊँगा? इस कंबाइंड असेसमेंट को बोलते हैं कंबाइंड रिस्क। सर बिजनेस रिस्क को कौन मेज़र करता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। फाइनेंशियल रिस्क को कौन मेज़र करता है? फाइनेंशियल लिवरेज। सर टोटल रिस्क जो अभी आपने जस्ट बोला कंबाइंड रिस्क, उसको कौन मेज़र करता है? कंबाइंड लिवरेज। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा लिवरेजेस क्या होते हैं, रिस्क क्या होता है। तो इस चैप्टर का हमारा पूरा फोकस जो है वो इसी बात पे है कि हमें अपना रिस्क क्या करना है, कंट्रोल में रखना है मोटा मोटी। अच्छा सर अब मैं आपके साथ खुल के बात कर रहा हूँ कि बिजनेस रिस्क क्यों आती है। देखिए आपको अगर वो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद है तो हम लोग पहले सेल्स लिखते हैं, फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, फिर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर हमारा EBIT आता है। हमें डर सेल्स से लेकर EBIT तक हमें डर सिर्फ फिक्स कॉस्ट का है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो तभी आएगी जब आप सेल करोगे, वेरिएबल कॉस्ट तो तभी आएगी जब आप सेल करोगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो ऐसी चीज़ है कि आप सेल करो या ना करो वो आएगी ही आएगी। तो यही एक डर हो जाता है बिजनेसमैन को, और इसी डर को बोलते हैं बिजनेस रिस्क। इसको कौन मेजर करता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया होगा। चलिए फिर भी एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अचानक से आपकी सेल बंद हो गई, अचानक से आपकी बिजनेस की सेल बंद हो गई, तो सही है ना सर, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी। अरे ठीक है वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी लेकिन फिक्स कॉस्ट तो होगी। कहाँ से भरोगे आप, कहाँ से भरोगे? रिस्क आ गया ना, इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क बोलते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बिजनेस रिस्क क्या है मैंने आपको समझा दिया, यही आपका बुक में लिखा हुआ है। फाइनेंशियल रिस्क क्या है समझिएगा। अब EBIT के बाद हम लोग क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट, फिर आता है EBT, फिर माइनस करते हैं टैक्स, फिर आता है पैट। मैं पैट तक की चर्चा करता हूँ आपके साथ। सर इसमें हम लोग दो चीज़ माइनस कर रहे हैं, इंटरेस्ट और टैक्स। क्या क्या माइनस कर रहे हैं? इंटरेस्ट और टैक्स। अगर हम कुछ भी ना कमाएं तो क्या सरकार हमसे टैक्स लेगी? आप लोग सोच के बताइएगा। मैं अगर 1 रुपये भी ना कमाऊं तो क्या सरकार मुझसे टैक्स लेगी? तो आप लोग का आंसर आ गया कि नो सर, अगर हम कुछ भी नहीं कमाएंगे तो सरकार हमसे टैक्स नहीं लेगी। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो तो आपको देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है, आपको देना पड़ेगा। आप नहीं देते हो तो डिबेंचर होल्डर्स आपके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। तो यही एक डर है कि भाई हम उतना ना कमा पाएँ, टैक्स तो नहीं आएगा लेकिन इंटरेस्ट दे पाएँ ना दे पाएँ। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। और इसको कौन मेजर करता है? फाइनेंशियल लिवरेज। तो लिवरेज का मतलब आप लोग को मोटा मोटी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब अल्टीमेट फोकस तो हमारा इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे है, तो फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग लिवरेज का? C/EBIT। ये तो सिंपल वाला फॉर्मूला है। एक इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज फॉर्म में, वो होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं, वैसे तो बोलते क्या है उसको, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। उसका फॉर्मूला आपका बनता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मेरी बात सुनिएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज के दो फॉर्मूले हैं। एक सिंपल वाला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, एक परसेंटेज वाला फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सर क्या दोनों में आंसर अलग आएगा? नहीं, दोनों में आंसर सेम आएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा। सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है? देखिए क्वेश्चन में अगर आपको डेटा परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है कि सेल्स इतना % बढ़ा, कंट्रीब्यूशन इतना % बढ़ा, EBIT इतना % बढ़ा, परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है, तब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज लगाना। सिंपल दे रखा है, एब्सोल्यूट फिगर में दे रखा है कि EBIT इतना है, कंट्रीब्यूशन इतना है, तो फिर आप सिंपल वाला फॉर्मूला लगाना।
लेकिन आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। ध्यान रखिएगा, जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। मैं एक बार आपके बुक का एक मैं श्योर नहीं कौन से पेज नंबर पे है, लेकिन आपकी बुक में ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में ही एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना हुआ है। स्टार्टिंग में ही आपकी बुक में एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना हुआ है। मुझे उसका पेज नंबर रिकॉल नहीं हो रहा है, आप लोग एक बार बुक में चेक कीजिएगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसको एक बार ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या बना मेरा? C/EBIT। C/EBIT। नॉर्मली हम लोग क्या होता है लाइफ में, जैसे मान लीजिए मैं बहुत मोटा हूँ, ठीक है, तो मैं कोशिश क्या करूँगा, काश मैं थोड़ा पतला हो जाऊँ। मैं बहुत पतला हूँ, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा मोटा हो जाऊँ। तो दोनों ही केसेस में इधर मैं या तो जिम ज्वाइन करूँगा या थोड़ा सा रनिंग करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने आज डिसाइड किया मैं कल से जिम जाऊँगा। मैं जिम गया, कल जिम गया, तो जिम का मेरे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मैं उसको कैसे देखूँगा? सपोज़ आज मैंने डिसाइड किया मैं कल से जिम जाऊँगा, तो मैं इम्पैक्ट कैसे देखूँगा? मैं देखूँगा कि कल मैं जिम गया तो उससे मेरी बॉडी पे परसों क्या इम्पैक्ट आया। आज मान लीजिए मेरा वेट है 100 kg, कल मैं जिम गया, परसों मेरा वेट हो गया 99 kg। एग्ज़ाम्पल है, मुझे ही पता है एक दिन में कुछ मिरेकल नहीं हो सकता, लेकिन एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट दिखा कि हाँ आपका 1 kg कम हो गया। तो कहने का क्या मतलब, जब हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं तो पहले बाद का वैल्यू लेते हैं और पहले की वैल्यू लेते हैं, बाद की वैल्यू लेते हैं और पहले की वैल्यू लेते हैं। तो सेम यही लॉजिक यहाँ पे भी लगता है। आपका फॉर्मूला क्या बना? C/EBIT। EBIT कब आता है? फिक्स कॉस्ट के इम्पैक्ट के बाद। EBIT कब आता है? जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हो, तो ये इम्पैक्ट ले चुका है। और कंट्रीब्यूशन क्या है? इसमें भी फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं हुआ है, तो मतलब अभी इसमें वो इम्पैक्ट नहीं आया है। आज मेरा वेट 100 kg है, इसको आप समझ लीजिए कंट्रीब्यूशन। मैंने जिम ज्वाइन किया, परसों मेरा वेट हो गया 99 kg, मतलब यहाँ पे वो इम्पैक्ट आ चुका है। तो ये बन गया मेरा EBIT। तो वही तो मैं बोला, मैं परसों को आज से कंपेयर करूँगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया? अब समझ में आ गया होगा, C/EBIT। सेम लॉजिक यहाँ फाइनेंशियल लिवरेज में भी है, सेम लॉजिक यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज में भी है। मान के चलिए अगर क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे रखा है, इंटरेस्ट भी दे रखा है, दोनों दे रखा है, तब इंटरेस्ट के पहले कौन सी वैल्यू है? EBIT। इंटरेस्ट के पहले कौन सी वैल्यू है? EBIT। और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद कौन सी वैल्यू है? मैं शॉर्ट में बोलूँ तो EPS, शॉर्ट में बोलूँ तो EPS। तो इसमें मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सोच के बताइएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? EBIT/EPS। उसी लॉजिक के हिसाब से EBIT/EPS। बट क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो तब हम कौन सा रिस्क मेजर कर रहे हैं? इंटरेस्ट का। तब हम कौन सा रिस्क मेजर कर रहे हैं? इंटरेस्ट का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? EBIT/EBT। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? EBIT/EBT। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, EBIT/EBT। तो ध्यान रखिएगा, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ हम तब करेंगे, हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है। शायद आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा रुक गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी हुई है, ब्रेक इवन एनालिसिस। सर इस चैप्टर में ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट समझना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप ना कुछ कमा रहे हो ना कुछ खो रहे हो, बस आप अपनी कॉस्ट कवर कर पा रहे हो, बस आप अपनी कॉस्ट कवर कर पा रहे हो। सो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन सेल्स में निकालना है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। और फॉर्मूला क्या लगाओगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। सर ये तो आपने समझा दिया होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन इसका यूज़ क्या है इस चैप्टर में? देखिएगा, मैं अगर बिजनेस रिस्क को मेज़र करना है, मुझे अगर बिजनेस रिस्क को मेज़र करना है तो मुझे अपना ब्रेक इवन पॉइंट पता होना चाहिए। मैं अगर 10,000 यूनिट बेचता हूँ तो मैं अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर लूँगा, फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लूँगा। तो एक बिजनेसमैन कोशिश क्या करेगा कि 10,000 से ज़्यादा सेल करूँ, 10,000 से ज़्यादा सेल करूँ, तभी मैं अपना बिजनेस रिस्क को कम कर पाऊँगा।
क्योंकि अगर मैं 10,000 से कम में सेल किया तब तो ना मैं वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पाऊंगा ना फिक्स कॉस्ट कवर कर पाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगी बिजनेस रिस्क आ जाएगी। 10,000 जितना ही सेल करूंगा ठीक है, तब मैं ना बहुत फेवरेबल सिचुएशन में हूँ ना बहुत अनफेवरेबल सिचुएशन पे हूँ, लेकिन रिस्क तो फिर भी रहेगा आपके ऊपर। लेकिन अगर मैं 10,000 से ऊपर की सेल करता हूँ तब आप सेफ पोजीशन पे रहोगे, तब आप इजीली प्रॉफिट भी बना लोगे और इजीली अपने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों ही कवर कर लोगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट एक बिजनेसमैन को निकालना क्यों ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी ज़्यादा आएगा। सिंपल लॉजिक है, अगर आपका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप ज़्यादा सेल करोगे अपनी एटलीस्ट फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। आपकी फिक्स कॉस्ट कम है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी कम आएगा, वही सेम लॉजिक है। और हाई फिक्स कॉस्ट मतलब आपका ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा। लो फिक्स कॉस्ट तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज कम होगा। सर एक डेफिनेशन और है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, मैं उसी एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब आप जब अपने ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा सेल करते हो, आप जब अपने ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा सेल करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 10,000 यूनिट, मैंने बेचा कितना 11,000 यूनिट। ये जो मैंने 1,000 रुपये ज़्यादा सेल किया, जो मैंने 1,000 रुपये ज़्यादा सेल किया, यही क्या हो गया मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ध्यान रखिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा होगा उतना आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कम होगा। इसी वजह से इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, या उल्टा बोल सकता हूँ तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आप ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा सेल करोगे, उतना आपका बिजनेस रिस्क कम हो जाएगा। इसी वजह से इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब एक एनालिसिस आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 में एक बुक में एक एनालिसिस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड EBIT। बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है, इसको समझिएगा। आप अगर ऑपरेट कर रहे हो लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट, आप अगर ऑपरेट कर रहे हो लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट, तो मतलब ना आप अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हो, ना आप अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कर पा रहे हो। यहाँ पे आपका EBIT क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर EBIT नेगेटिव हो जाएगा तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन EBIT। मैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा सेल कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आप अपने फिक्स कॉस्ट भी कवर कर पा रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर पा रहे हो, आपका EBIT क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है अनडिफाइंड। वो कब आएगा, जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे ही ऑपरेट कर रहे हो, जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे ही ऑपरेट कर रहे हो। ऐसे केस में आपका लिवरेज आएगा 1। नहीं सॉरी मैं गलत बोल दिया। देखिए मेरी बात समझिएगा, जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे ही ऑपरेट कर रहे हो तो आपका EBIT आ जाएगा 0। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C अपॉन EBIT। फॉर्मूला क्या बन गया, C अपॉन EBIT। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 0, मतलब इन्फिनेटिव। ध्यान रखिएगा, इन्फिनेटिव। ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब शुरू करता हूँ मैं फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन EBT समझा दिया आपको। ठीक है, EBIT अपॉन EBT। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब इसका भी एनालिसिस बुक में दिया हुआ है। तो अगर मेरे पास कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है तो मतलब कोई फाइनेंशियल लिवरेज नहीं है, मतलब कोई रिस्क नहीं है। भाई अगर आपके पास फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है, आपके पास ना कोई डिबेंचर है, ना कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो कोई फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है, तो कोई फाइनेंशियल लिवरेज नहीं आएगा। हायर फिक्स कॉस्ट है तो हायर फाइनेंशियल लिवरेज आएगा। ठीक है, और जब आपका EBIT आपके फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा है तो आपका पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज आएगा, और जब आपका EBIT फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से कम है तो नेगेटिव फाइनेंशियल लिवरेज आएगा। अब बात होती है सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका EBIT इतना है कि सिर्फ वो आपका इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर कर पा रहा है।
मतलब सर आपका EBIT इतना है कि वो सिर्फ आपका इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर कर पा रहा है, मतलब आपका EPS आ रहा है 0, आपका EPS आ रहा है 0। सेम वो वही लॉजिक है जो हमने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट वाला, मतलब आपका EBIT इतना है, सिर्फ वो आपके इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर कर पा रहा है, आपका EPS आ रहा है 0, बस और कुछ नहीं है। इसमें वही एनालिसिस है कि अगर आपका EBIT ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपका EBIT ज़्यादा है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा और फाइनेंशियल लिवरेज भी पॉजिटिव आएगा। आपका EBIT कम है आपके फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से, तो फिर आपका ओवरऑल आंसर भी नेगेटिव आ जाएगा और फाइनेंशियल लिवरेज भी नेगेटिव आ जाएगा। इसमें वही चीज़ है कि अगर आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे ही ऑपरेट करते हो, मतलब आप सिर्फ अपना खर्चा निकाल पा रहे हो, मतलब आपका EPS क्या आ रहा है 0, तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड या इन्फिनिटिव। अब 2 टॉपिक बच रहे हैं, थियरी टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लिवरेज एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सिंपल सा मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें। इसका मतलब ये होता है सर, अगर हम अपने बिजनेस में डेट रखते हैं, मान लीजिए मैंने लाख रुपए उठाया, ठीक है, मार्केट से मैंने लाख रुपए उठाया डेट के फॉर्म में, और आपको ही पता है डेट सबसे सस्ती कॉस्ट होती है, डेट की सबसे सस्ती कॉस्ट होती है। मान लीजिए उसकी मोटा मोटी नेट कॉस्ट पड़ी 7% और मैंने उसको इन्वेस्ट किया 10% पे, तो ये 3% किसकी कमाई है, ये 3% कमाई है आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स की। शॉर्ट में समझा रहा हूँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है क्या है। मैंने डेट से पैसा उठाया 7% पे, और मेरी कंपनी की क्षमता है, मेरी कंपनी की एबिलिटी है कि वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है और ROI जनरेट कर सकती है 10% का। 10% मतलब मैं पोस्ट टैक्स वाला अमाउंट ले रहा हूँ, पोस्ट टैक्स। अब ये 3% किसको फ़ायदा मिलेगा, डिबेंचर को नहीं, डिबेंचर का तो फिक्स खर्चा है ना 7%, किसको फ़ायदा मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यही क्या हो गया, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब 2 पॉइंट और है, फाइनेंशियल लिवरेज एज अ डबल एज स्वॉर्ड। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल लिवरेज आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यही एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने 7% पे उठाया, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया 10% पे, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन आपने 7% पे उठाया और आप उसको इन्वेस्ट किए 5% पे, मतलब आपकी एबिलिटी नहीं है कि आप उसको 7% से ज़्यादा पे इन्वेस्ट कर पाओ, आप यहाँ पे फेल हो गए। आपने इन्वेस्ट किया 5% पे, तो ये नेगेटिव है। अब ये 2% का खर्चा किसको बेयर करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा। आपने इसको इन्वेस्ट कितने पे किया, 5% पे, लेकिन आपको देना तो है 7% ना सामने वाले को, तो 5% तो वहाँ से आ जाएगा, लेकिन बचा हुआ 2% इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बोला जा रहा है डबल एज स्वॉर्ड, मतलब अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा कमाऊँ तब तो ये इक्विटी शेयर होल्डर का फ़ायदा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट से कम कमाऊँ तो ये इक्विटी शेयर होल्डर का नुकसान है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। फिर लास्ट बचता है मेरा कंबाइन लिवरेज। कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, OL इंटू FL, OL इंटू FL, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज। कट शॉर्ट करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, C/EBT, C/EBT, क्योंकि EBIT आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, C/EBT। सेम उसी लॉजिक के हिसाब से डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया, कट शॉर्ट करके परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो या डायरेक्टली आप ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक, लास्ट बुक में एक आपका एनालिसिस दिया हुआ है, एनालिसिस ऑफ कंबाइन लिवरेज। बुक में आई थिंक लास्ट पेज में कहीं पे दिया होगा, देख लीजिएगा, एनालिसिस ऑफ कंबाइन लिवरेज। उसको डिस्कस करता हूँ और ये ऑडियो ख़त्म करता हूँ। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ओपन कर लूँ एक बार। चलिए सर, अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज भी लो है, फाइनेंशियल लिवरेज भी लो है, तो ओवरऑल रिस्क आपका कम होगा। ओवरऑल रिस्क आपका कम होगा क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज भी लो है, फाइनेंशियल लिवरेज भी लो है, तो ओवरऑल रिस्क आपका कम होगा। दोनों हाई है तो ओवरऑल रिस्क भी आपका हाई होगा, वेरी रिस्की कॉम्बिनेशन। दोनों हाई है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी हाई है, फाइनेंशियल लिवरेज भी हाई है, तो ओवरऑल रिस्क आपका हाई होगा, वेरी रिस्की कॉम्बिनेशन यहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। बट देखिए, मज़ा आएगा आपको 3rd और 4th में।
थर्ड में लिखा हुआ है कि आपका ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है, फाइनेंशियल लिवरेज लो है, तो टोटल रिस्क आपकी मॉडरेट आएगी। एक हाई है एक लो है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडरेट आएगी। सेम फोर्थ में भी वही है कि एक लो है एक हाई है तो मॉडरेट आएगी। बट सर इन दोनों में बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? बेस्ट कॉम्बिनेशन है डी वाला, बेस्ट कॉम्बिनेशन है डी वाला। क्योंकि हो सकता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कम हो लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है तो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बोला है फाइनेंशियल लिवरेज मतलब आप इंटरेस्ट का खर्चा बेयर कर रहे हो, और इंटरेस्ट सबसे सस्ता सोर्स ऑफ कैपिटल है। और इंटरेस्ट या डिबेंचर से पैसा उठाने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारी एबिलिटी है उसको ज़्यादा पे इन्वेस्ट करने की तो इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है। लेकिन सर अगर मेरा फाइनेंशियल लिवरेज लो है, अगर फाइनेंशियल लिवरेज लो है और ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है तो इसको हम लोग बेस्ट कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, इसको इसलिए बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं बोलते हैं क्योंकि अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है तो आपका EBIT कम बचेगा, मतलब आपका फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो आपका EBIT कम बचेगा। EBIT कम बचेगा और सिंस आपके पास डेट भी नहीं है बहुत ज़्यादा तो आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज इक्विटी को नहीं दे पाओगे क्योंकि आपका EBIT ही कम है, तो अल्टीमेट EPS भी कम आएगा। बहुत ज़्यादा आप एडवांटेज इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दे पाओगे। लेकिन फोर्थ वाले केस में क्या है, सिंस आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कम है तो मतलब EBIT ज़्यादा होगा, EBIT ज़्यादा होगा और अब इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है मेरे पास, तो दैट मीन्स हम उस ज़्यादा EBIT से एक तरीके से हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा मिल जाएगा। इस वजह से यहाँ पे इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है। प्रैक्टिकली आप सॉल्व करके करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, सो आई थिंक मैंने सब कुछ सारा एरिया मैंने टच कर दिया और कुछ मेरे एंड से बच नहीं रहा है, तो बहुत मैं कहूँगा ईजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर को प्लीज़ आप ऑप्शन में मत छोड़िएगा, ठीक है? इस चैप्टर को ऑप्शन में मत छोड़िएगा, इस चैप्टर को आप कंपलसरी वे में करिएगा। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और आपके रियल लाइफ में ये चैप्टर बहुत काम आएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? चलिए, सो मैं यहाँ पे अपना ऑडियो पॉज कर रहा हूँ। थैंक यू।